हिंदी साहित्य के चैनल में आज सुनिए लेखिका प्रत्यक्षा जी की लिखी हुई कहानी आईने में। प्रत्यक्षा जी हिंदी और अंग्रेजी लेखन में एक बड़ा नाम है, तो शुरू करें उनकी लिखी हुई कहानी आईने में। लड़के का शरीर नाजुक और पीला था। लड़की को कई बार ताज्जुब होता। वो अपना हाथ लड़के के हाथ से लगाकर नापती। उसका हाथ हर बार ज़्यादा तंदुरुस्त और मजबूत दिखता। लड़का तेजी से जल्दी सिगरेट फूंकता। उसके ऐसे नापे को महसूस करता और अपनी घबराहट को ढकने के लिए कोई पूर्ण मजाक करता। लड़की बुरा मान जाती और तय समय से बहुत पहले तिनक कर उठ खड़ी होती। लड़का कविताएं लिखता था, प्रेम की नहीं, विद्रोह की। जब वो उन्हें पढ़ता उसकी आवाज़ में आग भर जाती। लड़की सम्मोहित सुनती। उसका लड़के से दोस्ती की ज़मीन इन्हीं सुलगती हुई कविताओं का जंगल था, जहाँ लहकती आग के अंगारे छिटक पड़ते थे। लड़का कविताएं बंद कर अपने झोले में रखता शिशु सा निर्दोष दिखता। लड़कियों को कई बार लगता लड़का अपनी नहीं किसी और की कविताएं सुना रहा है। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। आधी नींद में फुसफुसाती आवाज़ अपने भर्राएपन में अस्पष्ट कुछ देर टंगी रहती है, फिर जाग के चौकन्नेपन को चीथती थमती है, विलीन होती है। हेम्ब्रम के काले अंधियारे चेहरे पर एक जोड़ी झक सफ़ेद आंखें नींद से जागने का सफ़र पलक झपकते करती हैं। इस छोटी सी कोठरी में अचानक जंगल का बनेलापन अपनी तीखी तेज गंध के साथ भभक उठता है। हेम्ब्रम के शरीर के रोएं किसी आगत भय की आशंका में सिहरते खड़े होते हैं। हेम्ब्रम जानता है इस भय को, इसके खट्टे स्वाद को। लड़की उसके गोरे हाथ को दुलार से सहलाती है। नींद में डूबा पुरुष अनजानी भाषा में बुदबुदाता मुस्कुराता है। लड़की ने अपने समस्त शरीर को फूलों से सजा रखा है। धीमे से कोई गीत गुनगुनाती है, फूलों का हार गूंथती है। उस सोए पुरुष के आगे उसे अपना होना बहुत विशाल, बहुत उदार लगता है, इतना कि उसकी छाती फैल जाती है। लगता है इस पल का होना ही समूचे जीवन का होना है, जबकि इस होने का कोई साक्षी तक नहीं। भविष्य में इस होने में कितनी और घटनाओं का बीज छुपा था, लड़की नहीं जानती थी। हेम्ब्रम रात के अंधेरे में टटोल कर अपना झोला खींचता है, छूकर आश्वस्त होता है, सब सलामत तो है। वो द आई माई लव, फिर सिसकी खींचता अपनी हथेलियों से सीने रगड़ता, अंधेरे को अंधेरी आंखों से देखता टूटता है। शरीर जैसे हर एक कोशिका से फट पड़ना चाहता हो। किल हर, किल हर, किल हर। आवाज़ तीव्रतर होती जाती है। हेम्ब्रम नहीं जानता किसको मार देना है। दीवार पर चढ़ती आवाज़ अपने हिस्टीरिया में पतली नुकीली उन्मादी हो जाती है। हेम्ब्रम अपने घुटने छाती से सटा किसी शिशु की तरह बिलखता है। उसकी भिजी आँखों से कोई आंसू नहीं निकलता, बस रेत के उड़ते बगुले सी छाती अंधड़ में फंसी हाँफती है। रात के अंधेरे में कोई चमगादड़ अपने अंधेपन में विक्षिप्त गोल चक्कर काटता है। कहीं किसी झींगुर की महीन कर्कश आवाज़ टेर लगाती है और किसी कमरे में लड़की पुरुष के शरीर से लगकर सिमट जाती है। पुरुष नींद में उसे खींचता दुलार करता है। उसकी भाषा लड़की नहीं जानती, लेकिन उसके दुलार को समझती है। जब इंसान भाषा नहीं जानता था तब भी जीवन में प्यार था। कागज़ों के पुलिंदे में एक जर्जर जोड़ों और मोड़ों पर फटता बचता कोनों से घिसा रेशे रेशे जुड़ा एक पन्ना है, वंश वृक्ष, फैमिली ट्री। कितनी भी भाषा में लिखो, हेम्ब्रम जानता है पतली लकीरों की कला में कोई गोपन कथा छुपी है। उस कलाकृति के शीर्ष पर वही पुरुष और वही लड़की है, जिनके गुणसूत्र किन किन रास्तों, गुफाओं, खो, पहाड़, मैदान होते समय के बहते नाव में किसी एक बिंदु तक पहुँचे हैं। बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ अंधेरे में छनकर आती है। हेम्ब्रम अंधेरे में झोले को छाती से चिपकाए कमरे के कोने में दुबक बैठता है। उसकी सांस उसके शरीर से साथ छोड़ देती है। काल कोठरी आक्रामक कुत्तों से महफूज है। द हिस्ट्री ऑफ ऑल हीथ्रो एग्जिस्टिंग सोसाइटी इज़ द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल्स। हेम्ब्रम जानता है इस पंक्ति को किसी ने उसके दिमाग में फिट कर दिया है।
कोई चिप है जिसमें ये रिकॉर्डेड पंक्ति फंसे रिकॉर्ड की तरह लगातार बजती है। विकास के क्रम में वर्ग भेद जब विलुप्त हो जाएगा और उत्पादन राष्ट्र के विशाल संघ में केंद्रित हो जाएगा, तब सार्वजनिक सत्ता अपना राजनीतिक चरित्र खो देगी। राजनीतिक सत्ता एक वर्ग विशेष के दमन के लिए आयोजित शक्ति है। अगर सर्वहारा पूंजीपति वर्ग के साथ अपनी प्रतियोगिता के दौरान अपने को परिस्थितियों के बल पर एक वर्ग के रूप में संगठित कर ले और क्रांति के माध्यम से अपने को शासक वर्ग में बदल ले और इस बदलाव के साथ पुरानी पद्धति के उत्पादन को खत्म कर दे, तो उन परिस्थितियों के साथ साथ उन्होंने उन स्थितियों का भी खात्मा किया होगा जिनसे वर्ग भेद का अस्तित्व है, और ये करते तो वो एक वर्ग के रूप में अपने वर्चस्व को भी समाप्त कर देंगे। हेम्ब्रम सीधा खड़ा होता है, रीढ़ की हड्डी में और उसके गिर्द मांसपेशियों में तनाव महसूस करता है, जैसे सब मिलकर उसे सीधा किए हुए हों। अपने हाथ छाती पर बांध अपनी आवाज़ साधता है, फ्रेंड्स, रोमन्स, कंट्रीमैन। आवाज़ दीवार से टकराकर उस तक लौटती है। उसकी आवाज़ के अलावा अब कोई और आवाज़ नहीं है। कमरे के फर्श पर नमी है, मिट्टी है। हेम्ब्रम के तलुए पसीजते हैं। उसके जूते बाहर किसी मेज पर रखे हैं। राजमंगल सिंह का चेहरा खिड़की से झांकता है। जूतों के भीतर एक पर्चा मिला है जिस पर लिखा है, वो शिनाईद अर्थात मेरी प्यारी। लड़की को मुगालते हैं कि वो चित्रकार है। कुछ नाम वो धड़ल्ले से बोलती है, फ्रीदा, गोया, क्लीम्ट और गोंगा और रेनुआ, मतीज, मुंक और पटवर्धन और सूजा, रजा, वायेत। जैसे लड़का कवियों के नाम और संगीतकारों के। उन्हें लगता है इस दुनिया में पहली दफ़ा कला उन्होंने ही ईजाद की है, और प्यार भी। लड़की विदेशी फिल्में देखकर प्यार करना सीखी है। अपने शरीर को उन नायिकाओं की तरह बरतना और चेहरे की भंगिमा और चूमने का तरीका और प्यार में उन्माद और उसके बाद का कैजुअलनेस सब उसने फिल्मों से सीखा है। लड़का प्यार करने के बाद रुकता नहीं। अपने कपड़े किसी धड़फड़ी में पहनता है, एक सिगरेट तेज़ी से ख़त्म करता है और फिर जूते पहनकर निकल जाता है। लड़की कोहनी के बल उठंग कर उसे देखती है और उसके चले जाने के बाद एक लंबी अंगड़ाई लेती सोचती है, अगर माँ को पता चला तो क्या होगा। फिर बेहोश नींद में डूबती सपने देखती है। लड़का अपने कमरे के घर में लौटता रात के 12 बजे माँ को फ़ोन लगाता है। माँ सोई तो नहीं थी ना? माँ उन्नीदी आवाज़ में कहती है, नहीं तो बता, सब ठीक तो? लड़का चहकती आवाज़ में आलस घोल कर कहता है, माँ अभी लौटा हूँ काम से। लड़का अखबार में नौकरी करता है, रिपोर्टिंग। उसे कई बार बाहर जाना पड़ता है, कई कई दिन के लिए। हजारीबाग के किसी छोटे से गांव में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ की खबर है। लाल भात और सूखी मिर्च और बांस के अचार के साथ कौर गटकते लड़का सोचता है, क्यों आया मैं? इसलिए कि मेरे जन्म के पहले मेरे दादा इस ज़मीन को छोड़ गए थे। कि माँ कभी किसी लाल बंगले की बात करती थी। लाल दीवार वाला बंगला, हरी खिड़कियों वाला बंगला, मालती लता और चंपा के फूल वाला बंगला, चिरमिर करता फाटक और बेतरतीब उपेक्षित जंगली बढ़ाए वनस्पतियों से घिरा भुतहा बंगला, टूटी खिड़की के झूलते पल्ले, आंगन के टूटे दर के दीवार की ओट में कुएं का झाड़ भरा जगत। तस्वीर में माँ सर ढके सीधा पल्ला लिए जरा सा मुस्कुराती आभास लिए चेहरे से एक तरफ देखती है। चेहरा ज़्यादा नहीं दिखता है, चेहरा है का आभास है। ये तो शरीर की बनावट और उसके सतर कमसिन खड़े होने की भंगिमा है जिससे पता चलता है कि मुस्कुराती है, कि उम्र कम है, कि अभी अभी विवाह हुआ है, कि अब तक इस घर में मेहमान हूँ का ही भाव है, कि अभी बड़े दिन निकालने हैं, कि जीवन, ओह जाने कैसा जीवन बीतेगा, कठोर, कठिन, मृदुल, सरल। लेकिन अभी तस्वीर है, सफ़ेद छापे की साड़ी और छाया में घिरा चेहरा और पीछे लाल बंगला, लाल बंगले की खिड़की, खिड़की से झूलता पर्दा और पर्दे के पीछे का जाने क्या संसार जो अब किसी को याद नहीं, पर था तो जरूर वो संसार। चाहे याद न हो किसी को,
चाहे उसे भोगने जीने वाले गुजर गए सब, पर था तो सब उतना ही सच जैसे अभी आज का पल। ये चमकती धूप, ये जीभ पर दिन का स्वाद, ये पीठ पर कमीज का स्पर्श, ये सांस ठंडी हवा में, ये चीकू के पेड़, ये गुजरते आदिवासी बच्चे, ये कोलतार की सड़क, ये आंख भर भर कर सब देखना, ऐसा ही सच। विश्वास नहीं होता, पर हुआ होगा तब भी ऐसा ही एक दिन प्रतिदिन। तस्वीर में जितना दिखता उससे कहीं कहीं ज़्यादा साबुत समूचा संसार। शैतान की औलाद साले सुअर। राजमंगल सिंह की आवाज़ में गुस्सा और नफरत लिथड़ रहा है। बेल्ट वापस पैंट पर कसते हाँफते लौटते हैं। अब ऐसी चीज़ें आसानी से होती नहीं, पहले वाली बात नहीं रही। उम्र निकल रही है और साले सब कैदी ऐसे ही चीमड़। आत्मा इतने मारपीट के कोटे से थक चुकी है। बान सिंह शीशे के मोटे गिलास में कड़क चाय रख जाता है। कमरे की दीवार पर खून के सूखे भूरे चकत्ते हैं, कुछ ताजे भी। हेम्ब्रम की पीठ पर आग की लहर है, चेहरा मिट्टी में धंसा। दीवार के कोने में 2 तिलचट्टे सूंड निकाले था रहे हैं। छत से छिपकली उल्टी देखती है फर्श पर गिरे आदमी को। पेशाब की तीखी दुर्गंध जमीन पर भारी गिरी पड़ी है। हेम्ब्रम का पैंट गीला है। सिर्फ एक पल का सूखापन, सिर्फ एक पल का सुथरापन, सिर्फ एक पल का होना बिना किसी दर्द के, सिर्फ एक बार होना अपने उस संसार में जहाँ होना ऐसा आसान है जैसे पूरी दुनिया में अब तक उसका होना होता आया है। अपने घर की महफूज दुनिया। तिलचट्टे उसकी टांग पर चढ़कर फुरफुरा कर भागते हैं, पूरे शरीर पर जुगुप्सा की एक लहर, और हेम्ब्रम चीखता है पहली बार इतनी देर में, और चीखता जाता है बिना रुके। बान सिंह झांकता है। तिलचट्टों की एक फौज हेम्ब्रम की पीठ पर और गर्दन पर सवार है। साहब कैदी बेहोश है। बान सिंह साहब को इत्तला देता है। मुठभेड़ में 4 कांस्टेबल और एक सब इंस्पेक्टर घायल हुए हैं, 2 गंभीर रूप से। एक की हालत अब तब है। सब इंस्पेक्टर टोपनी के सर पर चोट है। जुमरा में रात के वक्त का अम्बुश हुआ। कितने नक्सली बरामद हुए गिनती नहीं, पर लाश एक की भी नहीं मिली। जाने कैसे रात के अंधेरे में मरे साथियों को लेकर निकल भागे। बारिश हो रही थी। सालों के पत्तों से मोटी बूंदें लगातार गिर रही थीं, जैसे नदी बह रही हो। पानी बहने की आवाज़। मिट्टी में पनाले बह रहे थे, लाल मिट्टी का कादो। अंधेरे में हाथ को हाथ नहीं सूझता। पुलिस जीप कीचड़ में फंस गई थी। पिछला चक्का घूम घूम कर कीचड़ फेंकता। अगला 1 इंच टस से मस नहीं। अगले दिन कुमुक आई थी। राजमंगल सिंह खुद। फिर गांव गांव छापा। पुलिस को मारकर साले बचेंगे? राजमंगल सिंह दहाड़ते। एसपी के मुरुगन और डीआईजी नियाज खान दौरे पर आए थे। मंत्रालय में रपट दाखिल करनी थी। हाई पावर कमेटी बनी थी। अखबार में हेडलाइन। आईजी साहब ने प्रेस मीट में ऐलान किया था, लॉ एंड ऑर्डर सब महीने भर में ठीक करेंगे। ऐसा करने के हफ्ते पर बाद ही रेल लाइन पर बारूद मिला था। वो तो भला हुआ कि मेंटेनेंस स्टाफ की नज़र पड़ गई। मूरी एक्सप्रेस के निकलने का टाइम था। ट्रेन रोका गया, दुर्घटना टाली गई। राजमंगल सिंह को आजकल टाडा फाडा सबसे ज़्यादा पावर था। हवालात खचाखच भरा था, लेकिन ऐसा कैदी? राजमंगल सिंह का दिमाग चकरा गया था। पाकिस्तानी चीनी जासूस, कोई मुखबिर? लड़की लड़के को फ़ोन करती है। लड़का फ़ोन उठाता नहीं, उठाता भी है तो 2 लाइन बोलकर हड़बड़ी में फ़ोन काट देता है, जबकि ऐसी हड़बड़ी का कोई सबब नहीं। यहाँ कोई नई खबर नहीं। वही नक्सली, वही पुलिस एक्सेस की कहानी, वही हिंसा, वही छापामार कार्यवाही। लड़का 3-4 रोज़ 2-1 गांव घूम चुका है। आदिवासी औरतों की क्लीशेड तस्वीरें, नंग धड़ंग बच्चे, महुआ के नशे में अधनींदे बूढ़े, हताशा, निराशा, गरीबी, तकलीफ़। हड्डियाँ मवेशी, सुनसान गांव में चौंकती घूमती मुर्गियाँ, किसी मिट्टी के झोपड़े से जरा सा बाहर देखती कोई जवान औरत। सब बाहर की दुनिया। उसके भीतर की दुनिया की पैठ का अधिकार उसे नहीं है। कोशिश करके हार चुका है। कॉमरेड कॉमरेड पुकारता है, किसी को अचक्के कुछ बुलवा दे। उसे देखते हैं सब निर्विकार। एक औरत आती है हंसती, अपने बच्चे को आगे ठेलती। अखबार बाबू उसका फ़ोटो खींच दो ना।
हफ्ता बीत चुका है, आज एक नया कोई गांव, जंगल के बहुत भीतर। सड़क नहीं है, बहुत पैदल चलना पड़ा है, 5 घंटे लगातार। फिर सांझ ढलते जंगल के बीचों बीच साफ की हुई जगह में 8-10 झोपड़ी बस। लड़का बैठ जाता है, जूते उतारता है, पैर फूल गए हैं। उसको साथ लाने वाला रमेसर मांझी हंसता है। बाबू थक गए? रात में मड़गिला भात और आलू की तरकारी खाकर लड़का निढाल गिरता है। झोपड़ी का एक कोना है, बदबूदार कथरी है और वैसा ही महकता कंबल, लेकिन थकान में लड़के को कुछ नहीं महसूस था। रात में किसी वक्त नींद खुलती है। बगल के कमरे के दरवाजे पर खड़ी समरी का शरीर रात के अंधेरे में घुल जाता है। कितने 100 बरस पहले ऐसे ही किसी सर्द रात में औरत का शरीर उस पुरुष का हुआ था। ऐसे ही किसी रात में। हेम्ब्रम क्या जानता। लड़का देखता है घर की बूढ़ी, जर्जर बूढ़ी झुरझुर झुकी जाने कब का पिटारा निकाले उसके सामने रखती है। लड़का हकबक उजबक देखता है। बूढ़ी के चेहरे पर उसके नक्श ऐसे बैठे हैं जैसे द्राविडियन नस्ल पर किसी ने आर्यन नस्ल की छाप मार दी हो। उसके मोटे अनगढ़ चेहरे पर नुकीली सतर नाक और हरी भूरी आंखें। गजब। लड़के को याद आता है बादेन पाविल पर देखी गई डॉक्यूमेंट्री। बादेन जब युवा थे तब उनके घुंघराले बाल, उनकी शक्ल अफ्रीकी दिखती थी, पर एकदम बच्चे में और बाद में उम्र निकल जाने पर हल्की भूरी आंखें और पीली पतली त्वचा पर नफासत से जड़े उनके नक्श उनको अलग एकदम दिखाते, जैसे एक ही जीवन में रक्त और नस्ल के मिश्रण का खेल आंख मिचौली खेलता अपने को साबित करता हो। ये बूढ़ी भी तो उसी का नमूना है और मैं भी तो। लड़का धीमे से सांस भरते रुकता है। एक बार भीतर पिटारे में जीर्ण दस्तावेज हैं, कुछ गेरू और टेसू से रंगी चित्रकारी है और अनाम भाषा में लिखी जाने किसकी कहानी है। थरथराते हाथों से लड़का उलट पुलट करता ढह जाता है। माँ के कमरे में उनके बक्से में ऐसा ही तो कुछ। बूढ़ी उसके चेहरे को छूती कुछ कहती है। बाहर तेज धूप है। बकरियों का मिमियाना और मुर्गियों की आवाज़ लगातार सन्नाटे को चीरती निकलती है। बूढ़ी उसे निशब्द पिटारा थमाती है। समरी अटक अटक कर बताती है, पुरखे में कोई मुसाफिर जो आया था, रहा कुछ दिन फिर गया। एक को ले गया, एक कोई रह गया। हमारे भीतर कितने जन रहते हैं, जाने कौन उनमें से फिर हम में ज़्यादा प्रकट हो जाता है। समरी का चेहरा धुंधला कर विलीन हो जाता है। लड़का अपने हाथ देखता है, उनकी त्वचा की बारीक लकीरों को देखता है। रात के अंधेरे में, गुप अंधेरे में, जाने किस बेचैनी में नींद के टूटने के इंतज़ार में करवट बदलता सोचता है माँ और सोचता है पिता। कोई चिट्ठी, एक मेल, कुछ तस्वीरें। मेरा खून लाल ही है, लाल। छाती में जली आग फिर सब जला डालती है, सब राख। तेज़ आवाज़ और सीटी और भागते पैरों के शोरगुल में कोई झकझोरता, उसे उठाता, लगभग ठेलता बाहर कर देता है। आंखों पर तेज़ रोशनी पड़ती है, फिर मिचमिचा कर अंधेरे में गिर पड़ता है। दौड़ता दौड़ता दौड़ता, जाने क्यों भागता। पीछे कुत्तों का शोर है, छाती में हाफ पड़ती है जैसे अब फट जाएगा जिगर। कोई फुसफुसाता है, हेम्ब्रम हेम्ब्रम। लड़की की आंखें रो रो कर सूज गई हैं। बार बार कहती हैं, मुझे कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम। पुलिस पिछले 3 दिन से उससे पूछताछ कर रही है। लड़का किससे मिलता था, कब मिलता था, उसके फ़ोन पर किसके कॉल आते थे, अंडरग्राउंड के उसके साथियों का नाम, नेट पर उसके कॉन्टैक्ट्स, उसका लैपटॉप, उसके कमरे की तलाशी, सब पुलिस ने जब्त कर लिया है। लड़की का पूरा दिन हवालात में बीतता है। जिस अखबार में लड़का काम करता था, उसके मालिक और संपादक ने बयान दिया है कि उन्हें लड़के के एंटीसीडेंट्स के बारे में कोई खबर नहीं थी। ये भी कि हजारीबाग में उसे कोई सुराग, कोई इन्वेस्टिगेटिव कहानी के लिए भेजा नहीं गया था, कि लड़का 15 दिन से बिना खबर दफ्तर से गायब था। अखबार में 3 दिन पहले पन्ने के बाद खबर चौथे पन्ने पर उतर आई थी, जबकि हजारीबाग टाइम्स में अब भी पहले पन्ने के दाहिने कोने पर जमी थी। तस्वीर में लड़की दुपट्टे से अपना चेहरा छिपाए, आंखों पर गॉगल्स चढ़ाए दिखती, जिसके नीचे शीर्षक रहता, हेम्ब्रम की प्रेमिका ने इनकार किया नक्सली होना, या फिर नक्सली प्रेमिका, या क्राइम और इश्क। इस किस्म के चलताऊ अश्लील वल्गर खबर।
मरते वक्त लड़का क्या सोचता रहा, ये कि मैं कहीं भी चला जाऊं, कितना भी पढ़ लूं, रहूँगा वही आदिवासी जिसे कुत्ते की मौत मरना है। अपनी पीली त्वचा और घूंघर बाल और चपटे नाक के बावजूद अनिल हेम्ब्रम हमेशा साला हेम्ब्रम ही रहेगा। मिट्टी में खून सना चेहरा धीरे धीरे रिस जाता है। उसका बदन गोलियों से चित्था बदन एकदम हल्का हो आता है। राजमंगल सिंह मुंह से थूक पोंछते कहते हैं, जाने क्या गुप्त दस्तावेज हैं। अगले सालों का नक्सली खाका। नियाज खान का फ़ोन आता है। शाबाश। प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल खचाखच भरा है। मुरुगन साहब माइक पर बुलंद आवाज़ में ऐलान कर रहे हैं पुलिस महकमे के अगले एक्शन प्लान का। रात के अंधेरे में दूर कहीं कोई दिया टिमटिमाता है। लौ कांपती थरथराती रोशनी का पेंडुलम बनाती है, जैसे बियाबान में एक टुकड़ा खुशी। समय काल एक क्षण में सिकुड़ता फिर फैलता है, इतना विस्तार कि उसका छोर अकूल हो जाता है। उसकी परछाई गिरती है हजारों साल पीछे, हजारों साल आगे। समय का क्रूर निर्मम खेल, रिपीटिशन ऑफ ऑपरेशन, बार बार वही। और उस सब के बीच किसी नन्हे अंतराल में मृदुता और कमनीयता की मुट्ठी भर फूल। लौटना फिर बार बार उस फूल की ओर, जैसे लौटता है भौरा फूल पर और लौटती है नदी समंदर को और लौटती है रात अंधेरे में। नफ़रत और घृणा के बीच जैसे लौटता है मन प्यार को, बस ठीक वैसे ही लौटता है समय अपने होने में। लड़की और लड़के के अंतरंग पल अब भी जिंदा हैं, ताजे सेमल फूल। झूठ और फरेब की पहचानी उबाऊ कहानियाँ कितनी रोज़मर्रा हैं। अखबार के हेडलाइंस। लड़के को याद आता है जंगल में बीचों बीच उस गांव में रात के गाढ़े अंधेरे में भात खाना। अंधेरे में स्वाद गहरा गया था कैसे। लड़की को कितने ही शब्द इस्तेमाल कर ले, उस रात की कहानी समूचेपन में सुना नहीं पाता। हर रात की कहन में कोई एक दृश्य छूट जाता है शब्दों की जद से। उसके छूटे की कहानी ज़्यादा भाव में है, ज़्यादा गहरी और ज़्यादा जटिल है। जैसे सिनेमा में देखे गए दृश्य से ज़्यादा उनका न देखा न रखा गया फ्रेम मन में अटका हो। लड़के के शब्द हार जाते हैं। मेज़ पर कागज़ फैलाता उंगलियों से सीटता दिखाता है। लड़की दम साधे देखती है। कौन अनजान भाषा। लड़की को लगता है लड़के के लौटने के बाद उनके बीच की हवा बदल गई है। उसमें गहरे गोल कोने उगाए हैं, पूरी गोलाई लिए, जिसमें सब भरा भरा है। उसे लगता है उनके प्यार की उम्र अचानक बढ़ाई है। इस बढ़त में बीते दिनों का भार है। लड़की मुड़कर आईने में देखती है। दो लोग आमने सामने बैठे हैं। लड़का इमरे करतेश की कहानी कहता है। कैंप से लौट आने के बाद उसी विभत्स दुनिया में अपने संदर्भ की तलाश करता जुर्का उसे याद आता है। यंत्रणा के बीच एक स्पेस क्रिएट करना चाहे, वो स्पेस काल्पनिक ही क्यों ना हो, जिस पर कील की तरह आप अपनी सैनिटी टांग सकें। जैसे उस समय को याद करना ही जिंदा होने का सबूत हो, अपने रिलेवेंस को साबित करने का औजार। लड़की पूछती है, फिर हेम्ब्रम, उसका क्या हुआ? लड़का उसांसता धीमे से कहता है, मर गया। उसका मर जाना ही बेहतर था। उसके भीतर खतरनाक विचार थे। क्लासलेस सोसाइटी की बात करता था वो। कहता था सोसाइटी वुड बी अ कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ फ्री प्रोड्यूसर्स, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करता था। बाकुनिन और फूरियर को कोट करता था। उसका मर जाना ही बेहतर था। ऐसे विचार और ऐसी सोच के साथ इस अन्याय भरी दुनिया में, इस घृणा और हिंसा और रिडिक्यूल के बीच मर जाना ही अच्छा था। लड़की हाथ बढ़ाकर लड़के को छूती है सांत्वना में। आईने में प्रतिबिंब धुंधलाता है, गायब होता है अस्पष्ट। कुछ 100 साल पहले कोई पुरुष किसी स्त्री को दुलारता है। उनके गुण सूत्र खत्म होते हैं आज, बस ऐसे ही जैसे अनजाने जूतों के नीचे बेध्यानी से मसली गई एक सिगरेट की अदना सी टोंटी। अभी आप सुन रहे थे प्रत्यक्षा जी की लिखी हुई कहानी आईने में। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कल मिलेंगे फिर किसी अनसुनी कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।